गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम 14 जुलाई 2023 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रिलीजेस द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम इन शॉर्ट सीपीआई बोलते हैं इन इंडिया। भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? ऑप्शन ए है एनएसओ, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ऑप्शन डी है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, सीपीआई को कौन रिलीज करता है? तो जो एनएसओ है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज करता है, जिसमें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, उसके साथ साथ कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स हो गया, जो रूरल एरिया के लिए भी, अर्बन के लिए भी और कंबाइंड भी, सभी ये रिलीज करता है। इसमें जो बेस ईयर है वो 2012 यूज किया जाता है। बेस ईयर्स भी बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमने क्यों डिस्कस किया, आप यहाँ पर जो क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हो, ये एक एडिटोरियल था, न्यूज में आया हुआ था, क्योंकि रिसेंटली जो इन्फ्लेशन के जो डेटा है वो रिलीज हुआ है, तो तभी ये एडिटोरियल न्यूज़पेपर में आया हुआ था। तो इसका क्वेश्चन है ऑप्शन ए, दैट इज एनएसओ। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एनएसओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, तो उसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड इन थाईलैंड? जो थाईलैंड में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है, उसका ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है? ऑप्शन ए है लॉर्ड हनुमान, ऑप्शन बी है लॉर्ड शिवा, ऑप्शन सी है लॉर्ड विष्णु, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो 2023 के एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, उसमें लॉर्ड हनुमान जी को ऑफिशियल मैस्कॉट की तरह यूज किया जाएगा। यहाँ पर आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हो मैस्कॉट की। ये एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का लोगो है। इसकी अभी 50th एनिवर्सरी इस बार सेलिब्रेट की जा रही है। ये जो इवेंट है, ये जो गेम्स है, चैंपियनशिप है, 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक चल रही है, और ये एशिया का बिगेस्ट ट्रैक है, सबसे बड़ा ट्रैक और फील्ड इवेंट है, जो कि थाईलैंड के बैंकॉक में हो रहा है। जो 25th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का लोगो है, उसमें क्या है, क्या इंडिकेट किया जा रहा है कि जो एथलीट्स हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स, स्किल्स, टीम वर्क ऑफ एथलीट्स, शोकेस ऑफ एथलेटिसिज्म, डेडिकेशन एंड स्पोर्ट्समैनशिप। इंडिया की तरफ से कौन लीड कर रहा है? एक तो हमारे जो शॉर्ट पुटर है तजिंदर पाल सिंह टूर, और जो एक लॉन्ग जंपर है श्री शंकर। आपको याद होगा श्री शंकर जी ने अभी रिसेंटली एक रिकॉर्ड भी सेट किया था, जो हमने डिस्कस भी किया था। अगर आपको याद है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे हम इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड हनुमान। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। What is the maximum strength of judges including Chief Justice of India of Supreme Court of in India? जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है, उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है जजेस में, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जो इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 34 एंड ऑप्शन डी है 31। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का भी सोर्स देख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंटली 2 नए जजेस ने ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट को। हमने डिस्कस किया था कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली तेलंगाना के चीफ जस्टिस थे, तेलंगाना की हाई कोर्ट के उज्जवल भुवन, एंड केरला के चीफ जस्टिस थे एस वेंकट नारायण भट्टी जी, जिनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह अपॉइंट किया है। आपको याद होगा, हमने ये भी डिस्कस किया था कि अपॉइंटमेंट है जो कौन, इसके रिकमेंडेशन कौन करता है, वो करता है कॉलेजियम, जिसको लीड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी करंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ जी, जिन्होंने इनके नाम जो है रिकमेंड किए थे। जो नई जजेस के अपॉइंटमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी हो गई है? 33, लेकिन ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, स्पेशली मेंशन्ड भी है लिविंग ओनली 1 वैकेंसी, तो एक वैकेंसी अभी भी बची हुई है। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हुई? 34, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर आपको पूछा जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा टोटल कितनी स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो वो है 33। तो ये चीजें जो पॉइंट्स है आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 34। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज was not a part of collaboration for James Webb Telescope?
जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसको डेवलप करने के लिए कौन सी एजेंसीज ने इनमें से कोलैबोरेशन का जो पार्ट नहीं थी? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन डी है सीएसए यानी कि कैनेडियन स्पेस एजेंसी। आई एम सॉरी, यहाँ पे मुझे कैनेडियन स्पेस एजेंसी मेंशन करना चाहिए था क्योंकि अदरवाइज कई लोग इसमें चाइना स्पेस एजेंसी से कंफ्यूज कर सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये कैनेडियन स्पेस एजेंसी है। मेरे को अभी इसका रियलाइज हुआ, ये मेरे से मिस्टेक हुई है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया। सो रिसेंटली नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है एक नई इमेज के साथ। सो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, ये किसकी पिक्चर है? जेट्स ऑफ रेड गैस बर्स्टिंग इनटू द कॉस्मोस। एक रेड गैस है जो कॉस्मोस में बर्स्ट हो रही है और एक ग्लोइंग केव है डस्ट की। ये पिक्चर नासा ने एक रिलीज की है, मार्किंग द ईयर ऑफ डिस्कवरी बाय द जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसकी स्पेक्टेकुलर एक नई इमेज थी सन लाइक स्टार्स बीइंग बॉर्न की, जो ये यहाँ पर पिक्चर शो हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये पिक्चर है किसकी है? रो ओप्यूची क्लाउड कॉम्प्लेक्स की, जो कि नियरेस्ट स्टेलर है, स्टेलर नर्सरी है टू द अर्थ। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका भी देखते हैं, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप था इसकी को किसने डेवलप किया था? एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन थी किस किस के बीच में? नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच में। तो नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर इट मैनेज्ड द डेवलपमेंट एफर्ट, इसने मैनेज किया था। मेन इंडस्ट्रियल पार्टनर कौन था? नॉर्थरोप ग्रूमन। तो ये जो स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट था जिसने जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च के बाद ऑपरेट किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी है स्टील, ऑप्शन सी है रिफाइनरी एंड ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्टेशन। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें ये इनमें से कौन उसका पार्ट नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईआईपी राइजेस 5.2%। अभी रिसेंटली आईआईपी में 5.2% का राइज जो है वो इसमें रिपोर्ट किया गया है। और इसमें जो मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो किसने किया है? इंफ्रास्ट्रक्चर ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मे का जो आईआईपी है ये इंक्रीज हुआ है 14% एक्सपेंशन की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में 14% एक्सपेंशन हुआ है, उसकी वजह से इतना जो है इसका कंट्रीब्यूशन था, उसकी वजह से ये इन टोटल 5.2% इंक्रीज हुआ। इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन गुड्स की आउटपुट थी वो भी इसमें उसने भी कंट्रीब्यूट किया। और ये डाटा किसने रिलीज किया है? आप यहाँ पर देख सकते हो, एनएसओ ने। कैपिटल गुड्स की जो प्रोडक्शन ग्रोथ थी वो भी 8.2% बढ़ी है। इसके बाद जो अपैरल मेकर्स हैं, जो अपैरल होता है कपड़े के जो गारमेंट वगैरह के मेकर्स हैं, फर्नीचर प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने स्टीपेस्ट डिक्लाइन एक रिपोर्ट किया है। कितना? -21% और -20.5%। काफी ज्यादा ये डिक्लाइन थे। इसके अलावा जो फार्मा आउटपुट थी, जो मेडिसिन वाला जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है और जो मोटर व्हीकल प्रोडक्शन है, इसमें भी शार्क अपटिक हुआ है, यानी कि इंप्रूवमेंट हुआ है 20.9% और 13.4% रिस्पेक्टिवली। आईआईपी की अगर बात करें तो इसको कॉमनली एक ऐसा इंडेक्स बोला जाता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को ट्रैक करता है इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स में। कौन कौन से सेक्टर्स हैं? 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। इसमें कौन कौन सा सेक्टर्स हैं? इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर। आईआईपी डेटा जो है वो कौन कंपाइल करता है और कौन पब्लिश करता है? ये करता है सीएसओ हर मंथ। सीएसओ सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर काम करती है। इसका भी जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, जो कि 2017 में ही चेंज हुआ था, पहले होता था 2004-5। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक और चीज, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो ये वाला डेटा है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स आउटपुट वाला, ये एनएसओ का डेटा है, लेकिन जो आईआईपी का डेटा है ये सीएसओ कंपाइल और पब्लिश करता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी ये तीनों इसके पार्ट थे। हमने अभी अभी देखा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस?
भारत के संविधान का कौन सा शेड्यूल लैंग्वेजेस से डील करता है? ऑप्शन ए है 10th, ऑप्शन बी है 9th, ऑप्शन सी है 8th एंड ऑप्शन डी है 11th। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का एक मैंने नोटिस यहाँ पर लगाया है। सो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने एक प्रेस ब्रीफ में बताया है कि उन्होंने कुई लैंग्वेज को भारत के जो संविधान के 8th शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए एक प्रपोजल को आप बोल सकते हो क्लियर कर दिया है। कुई लैंग्वेज है उड़ीसा में जो यूज की जाती है। बेसिकली ये कहाँ पे कौन सी ट्राइब यूज करती है? कांद ट्राइब, उड़ीसा की कांद ट्राइब। तो आपको ट्राइब भी पूछी जा सकती है, कांद ट्राइब कौन से एरिया की है? उड़ीसा से। तो इससे क्या होता है, जो कोई कल्चर लैंग्वेज है इनकी प्रिजर्वेशन, प्रमोशन, प्रोपेगेशन में हेल्प होगी। ये बहुत कॉमन पॉइंट्स है। कोई की अगर बात करें तो एक साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज है जो कि कांद कम्युनिटी बोलती है, कंधा कम्युनिटी, इसको कैसे भी प्रोनाउंस कर लो। ये बेसिकली उड़ीसा के स्टेट में बोली जाती है। कोई ट्रेडिशनली उड़िया स्क्रिप्ट में लिखी जाती है जो कि उड़िया लैंग्वेज को लिखने के लिए भी यूज होती है। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 8th। आपके लिए क्वेश्चन क्या है, आपको कमेंट्स में बताना है कि 10th शेड्यूल हम किसके लिए 10th शेड्यूल में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में क्या है और 11th शेड्यूल में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country has declared a state of national emergency due to Guillain-Barré syndrome? So कौन से देश ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है गुइलाइन-बेरे सिंड्रोम की वजह से? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है पेरू एंड ऑप्शन डी है इंडिया। यहाँ पर आप इसका भी जो सोर्स देख सकते हो, यहाँ पर मैंने पिक्चर लगाई हुई है, हेल्थ इमरजेंसी इन पेरू। सो पेरू ने नेशनल इमरजेंसी की स्टेट जो है डिक्लेयर की है क्योंकि वहां पर गुइलाइन-बेरे सिंड्रोम के पेशेंट्स काफी बढ़ गए हैं। ये एक रेयर, बहुत ही जो आप बोल सकते हो बहुत मुश्किल से, बहुत कम पाया जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जहां पर जो शरीर का इम्यून सिस्टम होता है वो गलती से, या बोल सकते हो, या जो ये बीमारी है उसमें वो पेरिफेरल नर्व्स को अटैक करता है। तो इसके पहले प्रिसीडेड होता है पहले। तो इस बीमारी से, या इस जो मेन जो ये जिसको अफेक्ट करता है बॉडी को, उससे पहले आप इन्फेक्शन देखते हो, जो इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इसका आंसर है पेरू। आपके लिए क्वेश्चन है कि पेरू कौन से कॉन्टिनेंट पे है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज ऑर्गेनाइजिंग UNSC's फर्स्ट एवर मीटिंग ऑन थ्रेट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? UNSC है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। सो कौन सा देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का पहली मीटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रेट्स पर ऑर्गेनाइज कर रहा है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है यूके एंड ऑप्शन डी है कुवैत। यहाँ पर आप देख सकते हैं UN Council to hold first meeting on potential threats of artificial intelligence to global peace। कहाँ पर ये हो रही है? यूनाइटेड किंगडम में। तो इसका जो क्या इसमें डिस्कस किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या खतरे हैं इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, और कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम। मैंने आपको अभी बताया जो कि जो इसमें मेजर रिस्क हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉसिबल यूज के, फॉर एग्जांपल जैसे ऑटोनोमस वेपन्स हो गए या न्यूक्लियर वेपन्स के कंट्रोल में, तो इन चीजों को डिस्कस किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी, दैट इज यूनाइटेड किंगडम या फिर यूके इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IIT दिल्ली इज गोइंग टू ओपन इट्स इंटरनेशनल कैंपस इन विच कंट्री? अभी हमने थोड़े दिन पहले IIT के एक कैंपस की बात की थी, आई होप आपको याद होगा। ये सेकंड आगे हम बात कर रहे हैं IIT दिल्ली की। तो IIT दिल्ली अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस कौन से देश में खोलने वाला है? ऑप्शन ए है तंजानिया, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है फिलीपींस एंड ऑप्शन डी है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IIT दिल्ली इन अबू धाबी, जो UAE में अबू धाबी है, वहां पर इसका अपना इंटरनेशनल कैंपस खोलने वाली है और ये स्टार्ट होगा सितंबर 2024 में। यहाँ पर जो बोल सकते हो फर्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। सो जो IIT दिल्ली है, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो इसके फुल फॉर्म है, वो अबू धाबी में नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर है UAE। जो दूसरा एक हमने बात की थी IIT की, अगर आपको वो याद है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, वो कहाँ पे खुलने वाला है और कौन सा IIT है। आगे हम बात करते हैं सतकोसिया टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन।
सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहां पर है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु। यहाँ पर आप देख सकते हैं सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है कहां पर है? उड़ीसा में। इसके साथ साथ आपको उड़ीसा का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है सिमलीपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है, हम ये पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आपको उड़ीसा के दोनों टाइगर रिजर्व ध्यान में रखने हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज उड़ीसा। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इनके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम का लिंक है जहां पर मैं क्विज भी पोस्ट करती हूँ और जो पीडीएफ्स हैं वो भी मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पोस्ट करती हूँ। कोई एग्जामिनेशन का कोई नोटिफिकेशन, हर चीज यहाँ पे पोस्ट करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।